आज की कहानी का टाइटल है गरीब लड़के के खाते में अचानक 25 लाख आ गए। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। तो कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, रात के करीब 10:30 बजे थे। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान का शटर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। दुकान का मालिक था अर्जुन। उम्र करीब 27 साल। जेब हमेशा खाली, लेकिन इरादे अब भी टूटे नहीं थे। दिन भर लोगों के टूटे फोन, खराब चार्जिंग पोर्ट और हैंग हुए मोबाइल ठीक करते करते अर्जुन की अपनी जिंदगी भी जैसे अटक गई थी। ऊपर से 3 लाख का कर्ज, घर में बीमार माँ और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी। हर सुबह उसके सामने एक ही सवाल खड़ा होता था, इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। उस रात भी दुकान बंद करते समय अर्जुन ने वही पुराना हिसाब लगाया। जेब में कुल 740 रुपए थे। अगले दिन दवा वाले को 2000 देने थे। मकान मालिक 3 दिन से किराया मांग रहा था और बैंक से लिया गया लोन अब धमकी भरे मैसेज भेजने लगा था। अर्जुन ने दुकान बंद की, जेब से पुराना फोन निकाला, समय देखा और थके कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बैंक का मैसेज था। पहले तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा फिर कोई लोन रिमाइंडर होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र मैसेज की आखिरी लाइन पर अटक गई और उसके कदम वहीं रुक गए। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ INR 25 लाख। अर्जुन की सांस जैसे थम गई। उसने दोबारा मैसेज पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर मोबाइल की स्क्रीन को आंखों के बिल्कुल पास ले जाकर के देखा। सचमुच उसके खाते में 25 लाख रुपए आए थे। कुछ सेकंड तक तो उसे लगा कि यह कोई मजाक है। फिर उसने जल्दी से बैंक ऐप खोला, पासवर्ड डाला, बैलेंस चेक किया। स्क्रीन पर वही रकम चमक रही थी, 25,08,740 रुपये। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। जिस आदमी के खाते में कभी एक साथ 50,000 नहीं रहे हो, उसके सामने अचानक 25 लाख खड़े हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आया कि हंसे, रोए, भागे या फोन बंद कर दे। वह सीधे घर पहुंचा। घर क्या था, बस 2 छोटे कमरों का किराए का मकान। अंदर उसकी माँ खांसी से परेशान चारपाई पर बैठी थी और बहन रिया पढ़ाई कर रही थी। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ बोले मोबाइल माँ के सामने रख दिया। माँ ने चश्मा ठीक किया, स्क्रीन देखी और घबरा गई। अर्जुन, ये किसका पैसा है? पता नहीं माँ, सच में पता नहीं। रिया ने फोन छीनकर देखा, फिर खुशी से उछल पड़ी। भैया, अब तो सब ठीक हो जाएगा। माँ का इलाज, मेरा कॉलेज, दुकान, सब। कमरे में पहली बार उम्मीद जैसी कोई चीज दाखिल हुई थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि वह जानता था गरीब आदमी की जिंदगी में बिना वजह इतना बड़ा पैसा आता नहीं, और अगर आ जाए तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर होती है। उस रात अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा सुबह बैंक जाकर के पूछेगा, लेकिन रात के ठीक 12:17 पर उसका फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अर्जुन ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज आई, पैसे मिल गए। अर्जुन चुप रह गया। आवाज फिर आई, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे गलती से नहीं आए, लेकिन अगर समझदारी दिखानी है तो कल सुबह तक कोई सवाल मत पूछना, बैंक मत जाना, पुलिस मत जाना और किसी को बताना मत, वरना जितनी जल्दी पैसा आया है उससे भी जल्दी मौत आ जाएगी। कॉल कट गया। अर्जुन के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया था। कमरे में सन्नाटा जम गया। रिया ने घबराकर पूछा, कौन था? अर्जुन ने पूरी बात बता दी। अब तक तो वो पैसे किसी चमत्कार जैसे लग रहे थे, वही पैसे अब मुसीबत की तरह लगने लगे। माँ ने तुरंत कहा, बेटा सुबह होते ही बैंक जा,
ये पैसा अगर गलत है तो हाथ मत लगाना। रिया ने उल्टा कहा, लेकिन अगर किसी ने मदद की हो तो, अगर सच में किस्मत बदलने वाली हो तो हर चीज से डरकर थोड़ी ना जी सकते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उस रात वह सोया नहीं। सुबह होते ही उसने तय किया कि बैंक जाएगा, लेकिन जैसे ही वह गली से बाहर निकला, सामने एक काली एसयूवी आकर धीरे से रुकी। उसकी खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठे आदमी ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा रखना है तो आज शाम 5 बजे पुराने बंद पड़े श्याम मिल में पहुंच जाना अकेले। वहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये पैसा क्यों भेजा गया है। गाड़ी आगे बढ़ गई। अर्जुन सड़क पर खड़ा रह गया। अब मामला साफ था। यह कोई बैंक की गलती नहीं थी। कोई जानबूझकर उसके खाते में पैसा डाल चुका था और अब उसे किसी खेल में घसीटा जा रहा था। अर्जुन पूरे दिन बेचैन रहा। दुकान पर ग्राहक आते रहे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ शाम 5 बजे पर अटका था। आखिरकार शाम हुई। अर्जुन ने किसी को कुछ बताए बिना श्याम मिल जाने का फैसला किया। पुरानी मिल शहर के किनारे थी। सालों से बंद पड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर फैली अजीब सी खामोशी, जैसे वहां सिर्फ डर रहता हो। अर्जुन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे एक आदमी दिखाई दिया। उम्र करीब 55 साल, सफेद शर्ट, सदा हुआ चेहरा और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। उस आदमी ने अपना नाम बताया, देव मल्होत्रा। डरने की जरूरत नहीं है अर्जुन, उसने कहा। पैसे मैंने भेजे हैं। अर्जुन का माथा सिकुड़ गया। क्यों? मैं आपको जानता भी नहीं। देव मल्होत्रा हल्का सा मुस्कुराया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे पिता को जानता था। अर्जुन जैसे जम गया। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह सिर्फ 14 साल का था। घर में हमेशा यही बताया गया कि सड़क हादसे में उनकी जान गई। उसके बाद अर्जुन ने गरीबी, जिम्मेदारी और संघर्ष के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। देव ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे पिता ने मेरे लिए छोड़ा था और कहा था कि सही समय आने पर तुम्हें दिया जाए। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उसमें उसके पिता किसी फैक्ट्री ऑफिस के बाहर खड़े थे और उनके साथ यही देव मल्होत्रा भी था। साथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी, अगर अर्जुन कभी मजबूरी और ईमानदारी के बीच फंस जाए तो उसे पूरा सच बता देना। अर्जुन ने ऊपर देखा। कौन सा सच? देव की आवाज गंभीर हो गई। तुम्हारे पिता सिर्फ फैक्ट्री में सुपरवाइजर नहीं थे, वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी थे। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट शुरू किया था, लेकिन उसी दौरान हमारे साथ एक आदमी जुड़ा, विक्रम सहगल। बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक। देव कुछ सेकंड रुका और फिर बोला, विक्रम ने अपनी कंपनी का नाम पर काला पैसा घुमाना शुरू कर दिया। फर्जी अकाउंट, नकली बिल और अवैध डील। तुम्हारे पिता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के पास जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे पिता की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई थी अर्जुन। अर्जुन की आंखें फैल गई। देव ने धीरे से कहा, उनकी हत्या करवाई गई थी। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे आवाजें बंद हो गई। जिस सच को वह सालों से हादसा समझता आया था, दरअसल वह एक साजिश थी। और वो 25 लाख? अर्जुन ने मुश्किल से पूछा। देव ने जवाब दिया, वो तुम्हारे लिए लालच नहीं, जाल था, और साथ ही एक टेस्ट भी। मुझे देखना था कि तुम सीधे पैसे उड़ाने लगते हो या सच जाने की कोशिश करते हो। अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया। मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी, ये सब टेस्ट था? देव ने सिर झुका लिया। गलत था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि मैं किसी ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था जो पैसे देखकर बिक जाए। मेरे पास विक्रम सहगल के खिलाफ सबूत है, लेकिन उन्हें बाहर लाने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसका इस कहानी से सीधा रिश्ता हो और जो डर कर पीछे ना हटे। अर्जुन ने तड़प कर पूछा, इतने साल बाद अभी क्यों? देव ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। क्योंकि विक्रम अब चुनाव लड़ने वाला है। अगर वह जीत गया तो कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह आखिरी मौका है। अर्जुन के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, 25 लाख रख चुप बैठे, माँ का इलाज करवाए, बहन की पढ़ाई कराए, दुकान बढ़ाए और बाकी दुनिया से मतलब ना रखे। दूसरा,
अपने पिता के कातिलों के खिलाफ खड़ा हो जाए और उन लोगों से टकराए जिनके पास पैसा भी था, ताकत भी और आदमी भी। देव ने कहा, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम पीछे हटना चाहो तो अभी कह दो, मैं पैसा वापस ले लूंगा। लेकिन अगर आगे बढ़े तो फिर जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अर्जुन चुप रहा। उसके सामने माँ का चेहरा घूम रहा था, रिया की पढ़ाई घूम रही थी, दुकान का कर्ज घूम रहा था और फिर उसके पिता की वो पुरानी फोटो सामने आ गई। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं मदद करूं तो करना क्या होगा? देव ने कहा, कल रात विक्रम सहगल अपने फार्म हाउस पर एक गुप्त मीटिंग करने वाला है। वहां काले पैसों और चुनावी डील की बात होगी। मुझे उस मीटिंग की रिकॉर्ड चाहिए। पुलिस के पास अभी आधे सबूत हैं, पूरे नहीं। तुम मोबाइल रिपेयर का काम करते हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस संभालना आता है। तुम्हें वहां एक टेक्नीशियन बनकर जाना होगा और कॉन्फ्रेंस रूम में रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट करनी होगी। अर्जुन ने घूरकर पूछा, और अगर पकड़ा गया? देव का सीधा जवाब था, तो शायद बचना मुश्किल होगा। घर लौटते समय अर्जुन के अंदर तूफान चल रहा था। रिया को उसने आधा सच बताया। माँ को सिर्फ इतना कहा कि कुछ बड़ा फैसला लेना है। माँ ने बस एक बात कही, बेटा, पैसा जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन गलत डर के साथ जिया हुआ पैसा कभी चैन नहीं देता। अगर तेरे पिता सच में ईमानदार थे तो तू फैसला डर देखकर मत लेना, अपने जमीर को देखकर लेना। अगली रात अर्जुन विक्रम सहगल के फार्म हाउस पहुंचा। देव की तरफ से इंतजाम हो चुका था। अर्जुन को इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वाले आदमी की तरह अंदर भेजा गया। उसके हाथ में टूल बॉक्स था, लेकिन उस बॉक्स के अंदर एक छोटा कैमरा, एक रिकॉर्डिंग मॉड्यूल और बैकअप माइक्रोफोन रखा था। फार्म हाउस किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड, कैमरे, कुत्ते, हर तरफ पहरा। अर्जुन ने किसी तरह कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर टेबल के नीचे रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट कर दी। काम लगभग पूरा हो चुका था कि तभी पीछे से आवाज आई, ए तू नया है क्या? अर्जुन पलटा। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। जी हाँ, आज ही भेजा गया हूँ, अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा। गार्ड की नजर उसके टूल बॉक्स पर पड़ी, फिर सीधे अर्जुन की आंखों में। बॉक्स खोल। अर्जुन के गले में कुछ जैसे अटक गया। अगर बॉक्स खुल गया तो अंदर रखा बैकअप डिवाइस सब बता देगा। गार्ड आगे बढ़ा। अर्जुन ने बॉक्स नीचे रखा। उसके माथे पर पसीना था। उसी पल बाहर से किसी ने जोर से आवाज दी, रमेश साहब बुला रहे हैं। गार्ड झुंझलाकर मुड़ा। नहीं रुकना, कहकर वह बाहर चला गया। अर्जुन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बॉक्स उठाया और पीछे के दरवाजे से निकल गया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था पूरा फार्म हाउस सुन लेगा। वह बाहर तो निकल आया, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। अगले दिन देव ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें विक्रम सहगल साफ साफ चुनावी फंड, फर्जी खातों और एक पुराने एक्सीडेंट का जिक्र कर रहा था। वही एक्सीडेंट जिसमें अर्जुन के पिता मारे गए थे। अब सबूत मजबूत थे। देव ने कहा, आज रात ही हम पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी शाम अर्जुन की बहन रिया घर नहीं लौटी। उसका फोन बंद था। माँ रोने लगी। अर्जुन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में रिया कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके पीछे खड़ा आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंची तो बहन जिंदा नहीं बचेगी। आधी रात तक पेन ड्राइव लेकर पुराने पुल पर पहुंच जा, अकेले। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब मामला सिर्फ न्याय का नहीं था, अब उसकी बहन की जान दांव पर थी। देव ने कहा, यह जाल है, अकेले मत जाना। लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर वह नहीं गया तो रिया को कुछ भी हो सकता है। आधी रात को वह पुराने पुल पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। नीचे सूखी नदी, ऊपर पीली स्ट्रीट लाइट और हवा में डर का भारीपन। कुछ ही देर में एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी। उससे दो आदमी उतरे और उनके पीछे आया विक्रम सहगल। साफ सूट, चेहरे पे हल्की मुस्कान और आंखों में ऐसा घमंड जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। आखिर बेटा बाप की तरह जिद्दी निकला, विक्रम ने कहा। तुम्हारे पिता भी सच बचाने निकले थे, तुम भी वही कर रहे हो। अर्जुन ने गुस्से से कहा, रिया कहाँ है? विक्रम ने उंगली से इशारा किया। पुल के नीचे खड़ी एक दूसरी गाड़ी की पिछली सीट में रिया दिखाई दी। पेन ड्राइव दो, विक्रम बोला, और अपनी बहन को ले जाओ, वरना आज एक और हादसा हो जाएगा। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने जेब से पेन ड्राइव निकाले और विक्रम की तरफ बढ़ा दी। विक्रम मुस्कुराया।
उसने जैसे ही पेन ड्राइव पकड़ी, अर्जुन ने कहा, एक बार चलाकर देख तो लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आप गलत आदमी पर भरोसा कर ले। विक्रम का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? अर्जुन की आवाज अब कांप नहीं रही थी। मतलब ये कि असली पेन ड्राइव वहां नहीं है, और जिस रिकॉर्डिंग को आप मिटाना चाहते हैं वो इस वक्त सिर्फ एक जगह नहीं 3 जगह पहुंच चुकी है। विक्रम ने गुस्से में अर्जुन की कॉलर पकड़ ली। झूठ बोल रहा है। तभी पुल के दोनों तरफ तेज सायरन गूंजने लगी। लाल नीली बत्तियों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। पुल चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। देव मल्होत्रा भी उनके साथ था। विक्रम सहगल ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ता बंद था। रिया को छुड़ा लिया गया। विक्रम और उसके आदमी गिरफ्तार हो गए। अगले कुछ हफ्तों में शहर में बस एक ही खबर थी, चुनाव लड़ने जा रहे बड़े कारोबारी का काला खेल बेनकाब। 15 साल पुरानी हत्या की साजिश का खुलासा। मोबाइल रिपेयर करने वाले युवक ने खोला करोड़ों के फर्जीवाड़े का राज। जांच के दौरान यह साबित हुआ कि अर्जुन के पिता की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। देव मल्होत्रा ने भी अदालत में गवाही दी। अर्जुन के पिता ने आखिरी समय तक सच बताने की कोशिश की थी। फिर एक दिन अदालत का फैसला आया। विक्रम सहगल को सजा हो गई। उसकी अवैध संपत्ति का बड़ा हिस्सा जब्त हुआ और केस में मुख्य मदद, जोखिम और ईमानदारी दिखाने के लिए अर्जुन को सरकारी गवाह सुरक्षा के साथ कानूनी इनाम दिया गया। वह रकम थी 25 लाख रुपए, उतनी ही रकम जितनी पहली रात उसके खाते में आई थी। लेकिन इस बार फर्क था। पहली बार वह पैसा डर लेकर आया था, दूसरी बार वही रकम सम्मान लेकर आई। अर्जुन ने सबसे पहले माँ का इलाज शुरू करवाया, रिया का कॉलेज एडमिशन कराया, दुकान का कर्ज चुकाया और फिर अपनी छोटी सी मोबाइल रिपेयर शॉप को बड़ा सर्विस सेंटर बना दिया। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगा, अर्जुन डिजिटल सर्विस सेंटर। लेकिन बोर्ड के नीचे एक लाइन और लिखी थी जो उस दुकान की असली पहचान बन गई। गलत रास्ते का पैसा जल्दी आता है, लेकिन सही रास्ते का पैसा सिर उठाकर जीना सिखाता है। लोग अर्जुन की कहानी को किस्मत की कहानी समझते थे। कुछ लोग कहते थे, यार उसके खाते में तो सीधे 25 लाख आ गए थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन की जिंदगी पैसे से नहीं बदली थी। उसकी जिंदगी उस दिन बदली थी जब उसने डर, लालच और मजबूरी तीनों के बीच खड़े होकर सही रास्ता चुना था। क्योंकि कई बार जिंदगी पहले इंसान की नीयत का इम्तिहान लेती है और इनाम बाद में देती है। और शायद यही वजह है कि आसान पैसा अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी मिंट वाइब सही लग रही है तो अगला मैसेज भेजो।